नमस्कार दोस्तों। ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। अब इस दिल्ली के आंदोलन को धीरे धीरे 3 महीने पूरे होने की दिशा में ये अग्रसर हो गया है, होने ही वाले हैं। आज 82-83 दिन इसको हो गए हैं। 6-7 दिन बाद ये 3 महीने शुरू हुए, इसको हो जाएंगे। अब कई तरह की चीजें हम लोग देख रहे हैं। एक तो अलग अलग राजनीतिक दल, उनके नेता पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, राजस्थान में जाकर के किसानों के नाम पर पंचायतें कर रहे हैं। पंजाब में अलग तरह का एक टकराव देखने को मिल रहा है, एक होड़ देखने को मिल रही है। जहां जहां किसान है, और खास तौर से एक और ट्रेंड देखने को मिल रहा है, जहां जाट किसान है, वहां कुछ ज्यादा तेज हलचल दिखाई दे रही है। और शायद ये तब से ज्यादा शुरू हुई है जब से खाप पंचायतें खुल करके इस मूवमेंट के साथ इन्वॉल्व होना शुरू हुई हैं। चाहे प्रियंका वाड्रा हो, चाहे राहुल गांधी हो, जयंत चौधरी हो, या दूसरे दलों के नेता हो, वो अपने अपने हिसाब से गोलबंदी करने में लगे हुए हैं। हरियाणा में भी अभय चौटाला से लेकर के दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, और जो सत्ता में है वो अपने तरीके से, दुष्यंत चौटाला के पिता, उनके चाचा, वो अलग तरीके से कर रहे हैं। वहां एक अलग तरह का राजनीतिक टकराव और संघर्ष देखने को मिल रहा है। और बीती रात अमित शाह ने और जेपी नड्डा ने हरियाणा के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो इनके जाट एमपी एमएलए हैं, पदाधिकारी हैं, उनको रात्रि भोज पर बुलाया और उनसे कहा कि आप लोग अपने घरों में मत बैठे रहिए, आप लोग निकलिए। जो खापों के चौधरी हैं या उनके परिवार वाले हैं, या दो जो इन्फ्लुएंस करने वाले परिवार हैं, कुनबे हैं, उनसे मिलिए जाकर के, उनको बताइए कि जो कृषि कानून है ये किसानों के फायदे के लिए है, नुकसान के लिए नहीं है। तो सवाल ये उठ रहा है कि क्या भारतीय जनता पार्टी को, जो पिछले चुनाव में हरियाणा में भी, वेस्ट यूपी में भी जाटों के मैक्सिमम वोट हासिल करके और बहुत सारी सीटें विधानसभा की भी और पार्लियामेंट की भी जीती थी, कहीं उसके भीतर कोई अंतर्द्वंद तो नहीं है, कहीं असुरक्षा की स्थिति तो नहीं है? तो वेस्ट यूपी से ही ताल्लुक रखने वाले और बहुत ही एक ऐसे जाने पहचाने चेहरे के साथ जुड़ते हैं, धीरेन्द्र पुंडीर। धीरेन्द्र जी, आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। धीरेन्द्र जी, आपको तो इस पूरी बेल्ट की राजनीति की अच्छी तरीके से समझ है। भारतीय जनता पार्टी के भीतर अगर कहीं कोई थोड़ी अनसिक्योरिटी महसूस हो रही है, इसके कुछ कारण हैं या ये बेवजह है? देखिए, हमेशा राजनेता या पार्टियां हमेशा नरेटिव से बचती हैं। जो नरेटिव गढ़े जाते हैं, फिर परसेप्शन बनते हैं और उसके बाद उन्हीं के हिसाब से वोटिंग का प्रचलन या वोट का आने का तय होता है। अगर हम पिछले कुछ समय से देखें, पहले पूरा मूवमेंट किसान मूवमेंट पर रहा। आप ये सोचिए कि बीजेपी अब इसको किस तरह से, फिर धीरे-धीरे बीजेपी ने इसको तमाम लोगों ने मीडिया में, आप जैसे तमाम लोगों ने इसको देखा कि भई इसको अगर हम लोग माइक्रो एनालिसिस इसका करते हैं तो फिर देखते हैं कि किस तरह से वो कास्ट बेस्ड इलेक्शन वो रह गया। और उसके बाद खाप पंचायतों के आने के बाद ये साफ तौर पर हो गया कि ये वेस्टर्न यूपी में रिलेटेड जितना मूवमेंट है ये सब खाप पंचायतों से रिलेटेड एक जाति का मूवमेंट रह गया है, जिसमें बाकी की नगण्य हिस्सेदारी है या कोई कोई आकर एक ऑर्नामेंटल से ज्यादा उसका सब्सटेंस के तौर पर नहीं है। लेकिन अभी जब कल रात के बाद की मीटिंग है, उसके बाद आप देखेंगे कि लगभग 7-8 घंटे जो संजीव बालियान हैं, केंद्र में मंत्री भी हैं और मुजफ्फरनगर से सांसद भी हैं, उनके यहाँ मीटिंग हुई, तमाम ब्लॉक अफसर्स और तमाम लोगों को बनाए गए, बुलाए गए और उनसे समझा गया। इसको 2 तरीके से देखा जा सकता है। एक तो ये कि बीजेपी की ये किसी भी किस्म की कोई जो कहते हैं कि सिचुएशंस को संभालने की एक कोशिश के तौर पर देखा जाए कि आखिर क्यों ये जाट जो समुदाय है यहाँ, और खास तौर से अगर 2013 के बाद अगर नैरेटिव्स में देखा जाए तो 2013, 14, 2017 इन 2 चुनाव में काफी ताकत के साथ मतलब वो वोट पड़ा
मतलब बीजेपी को वोट गया। हालाँकि 2019 में मैं ये कहूँगा कि वो उतना वोट नहीं हुआ। आरएलडी ने अपने आप को जो कैंडिडेट के तौर पर, जब चूँकि तीनों पार्टियाँ इकट्ठी हुई, तो उसमें उनको वापस लगा कि वो शायद वापस इस जाट पॉलिटिक्स के सेंटर में आ सकते हैं। लिहाज़ा उन्होंने काफ़ी वोट अट्रैक्ट किया। लेकिन जी। अब जो ये चीज़ें हैं, मुझे लगता है कि ये बीजेपी की कवायद, या तो वो लोगों का एक ये नैरेटिव है कि वो बचाएँ, ये बताएँ, कोशिश करें कि हम जाटों के खिलाफ नहीं हैं, और बीजेपी का ये जो कृषि बिल है, इसमें इस तरह की कोई बात नहीं जो कि इस किसानों को परेशानियाँ की दरकार हो, और साथ ही साथ एक सीधा संदेश देने की कोशिश की गई है अपने लोगों को कि पार्टी में आपका होना आपके समुदाय के लोगों के यकीन पर निर्भर करता है। यानी आपका समुदाय अगर आप पर यकीन करता है, तो उसमें आपको फील्ड में निकलना होगा। तो मुझे लगता है कि ये ज़्यादा है इससे बजाए कि इसका कोई पॉलिटिकल नुकसान हो, वो मुझे ज़्यादा नहीं लगता। मैं इस बात के बारे में ज़्यादा कहूँगा। जी। और अगर माइक्रो लेवल पर ही हम समझने की कोशिश करें, तो जैसे कांग्रेस है, पिछले विधानसभा चुनाव में कितना परसेंट वोट शेयर उसको मिला, कितनी सीटें उसको मिली। और वेस्ट यूपी में तो मुझे लगता है कि शायद ही कोई सीट ऐसी हो जहां आप कह सके, पिछले से पिछले चुनाव में तो फिर भी हरेंद्र मलिक या उनके बेटे चुनाव पंकज लड़े मलिक। और जीते थे। हाँ, पर पंकज मलिक। बाकी तो किसी सीट पे मुझे लगता नहीं है कि कांग्रेस को कोई सीट ऐसी मिली हो जहां जाट बाहुल्य है। इसी तरीके से हम समाजवादी पार्टी को देखें, इसी तरीके से बाकी दलों को भी अगर हम देखें, राष्ट्रीय लोक दल का हाल क्या था, पिछले चुनाव में केवल छपरौली की सीट मिली थी और वो विधायक भी फिर बाद में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया था। जी, जी। तो दोनों पिता पुत्र भी चुनाव हार गए थे, एक बागपत से, एक मुजफ्फरनगर से। तो ऐसी स्थिति में क्या कोई जमीनी स्तर पर बदलाव देखने को मिल रहा है क्या इस आंदोलन से? देखिए, हम लोगों की इस पूरे मसले में कई बार चर्चा हुई, और मैं उस बात में अपनी समझ के हिसाब से फिर बार-बार एक बात कहता हूँ, जितना इस इलाके को हमने देखा या समझा है, इस इलाके के होने के नाते भी और रिपोर्टिंग करने के नाते भी, उसके मुताबिक मुझे नहीं लगता कि कोई ग्राउंड पर सिचुएशंस चेंज होने जा रही है, कोई इस तरह की चीज़ें, क्योंकि अगर ये चीज़ें आप ये देखेंगे कि बहुत ज़्यादा रिवर्स कंसोलिडेशन को भी बढ़ावा देती है। अगर ये बात सिर्फ एक पार्टी पर, और अब आप ये देख रहे हैं कि इन सब कदमों से इस पूरे मूवमेंट का जब एक तरफ सिमट जाना तय हो गया, तो उसके बाद मुझे नहीं लगता कि इससे बहुत ज़्यादा कुछ इस इलाके में चेंज होगा। अगर आप बिजनौर की तरफ देखते हैं, देखिए जब चुनाव आता है, तो मेरा मानना होता है कि चुनाव के वक़्त का एक अलग मूड होता है। उस समय की जो पोज़ीशनिंग होती है वो अलग होती है। अगर हम अभी देखें, बिजनौर में एक हत्या हुई 4 दिन पहले, 5 दिन पहले, जिसमें एक जाट युवक का 4 मुस्लिम युवकों ने सड़क पर न केवल कत्ल किया, बल्कि बाकायदा बैठे रहे और वहाँ उनके अरेस्ट होने तक। तो उसको लेकर भी वहाँ काफ़ी चीज़ें वहाँ काफ़ी घुमाई गई, तमाम लोगों ने ये बताने की कोशिश की कि इस वक़्त भारतीय किसान यूनियन का इस पर क्या रुख है, या आरएलडी इस पर क्या कहती है। क्योंकि ये दोनों जी। के बीच की, अगर आप ये देखेंगे कि इससे पहले यानी 2013 के बाद अपने आप को कट्टर हिंदू साबित करते हुए ये लोग फिर वापस अब उस चीज़ को इसलिए नहीं छेड़ रहे हैं, क्योंकि अब ये राजनीतिक समीकरण के हिसाब से उनको मुफ़ीद होते हुए दिख रही है। तो ये चीज़ें उस बिरादरी को कितना टच करेंगी, क्योंकि जो सड़क पर है उनको देखना है। आप जिस तरह से संख्या के कम होते हुए देख रहे हैं, ये संख्या कम हो रही है। मैं फिर अब तो मतलब अब हम नहीं, अब वो अखबार भी लिखने लगे। आप और हम तो जब बात कर रहे थे तब हमको मेरे विचार से आपके कमेंट्स में बताया जा रहा था कि हम कौन हैं। लेकिन ये जो ये मूवमेंट में अब आप इंग्लिश अखबारों में भी देख रहे हैं कि वो लिख रहे हैं कि भीड़ थिन हो गई है, लोग फिर वापस लौटेंगे, मतलब एक लाइन ज़रूर जोड़ते हैं कि उन्होंने कहा कि वो लौटेंगे, लौटेंगे, लेकिन वो जब लौटेंगे तब हम देखेंगे। आज की स्थिति में वो भीड़ 30%, ती 20% और 40% से ज़्यादा कहीं नहीं है। मौजूदा हालात में वो जो मैक्सिमम संख्याएँ बढ़ा रहे हैं और उसके बारे में जो बातचीत भी दे जा रही है, अगर आप गौर करेंगे कि वो किसी लंगर बंद होने पे या लंगर में संख्या कम होने पर बातचीत कर रही है। तो मैं उस बात की तरफ इशारा कर रहा हूँ कि पॉलिटिकली ये बात मैसेज इसलिए बहुत नुकसानदेह नहीं था, क्योंकि अगर आपकी संख्या यहीं कम हो रही है जहां आप लड़ रहे हैं,
वहां आपकी संख्या कम हो रही है, तो इस बात का कोई मतलब नहीं रखता कि बाद में आप जो बाहर घरों में है वहां से आप बहुत बड़ा चेंज कर देंगे। यानी आपकी संख्या यहाँ कम हो रही है, जो प्रैक्टिकल चीज पहली चीज है। दूसरा क्या है कि आपको स्थानीय समीकरणों का सामना करना होगा। जिस जिस वोट बैंक की तरफ आप इशारा करने की कोशिश कर रहे हैं कि जाट प्लस मुस्लिम, जो पुराना एक काफी स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन होता था, लेकिन उसमें दूसरी जाति भी जुड़ती थी। ऐसा नहीं था कि सिर्फ इन दो से जीत सके, लेकिन वो भी बनता हुआ नहीं दिख रहा, क्योंकि जमीनी हकीकत उससे उलट है। अभी भी बहुत सारे मुकदमे हैं, बहुत सारी वो हैं, तो उसका इतना इजी नहीं है कि वो जिस तरह से ये लोग शो करने की कोशिश कर रहे हैं उसका मतलब हो। इस पूरे मसले में जिस तरह से कांग्रेस बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना से ज्यादा मैं नहीं कह सकता। मैं ये जरूर मानता हूं मैं ये जरूर मानता हूं कि एक राजनेता को जो करना चाहिए वो करने की कोशिश कर रहे हैं। चूंकि हम लोग पॉलिटिकल अगर इसको एनालिस्ट के तौर पर देखते हैं, तो आपको बार बार जनता के पास जाना होता है। आपके पास और कोई तरीका नहीं, आप अपनी बात लेके जाते हैं और बार बार उनको समझाने की कोशिश करते हैं कि मेरा मोटिव ये है और मैं इसलिए आपके पास आया हूं। लेकिन आपको बड़ी क्या ये हैरानी नहीं लगती है कि जब आप ये देखते हैं कि वो उनके पास कोई एजेंडा नहीं होता। चूंकि जातीय समीकरण में बीजेपी, 1 मिनट आपको सॉरी, 1 मिनट में लूंगा आपका। जी जी। 1 मिनट सॉरी, सॉरी। जी, जी। हाँ, मेरे विचार से दरअसल ये कहीं टेक्निकल बेस्ड। मैं बी हम जब कांग्रेस की तरफ बात करते हैं, तो आपने जो कहा कि पुराना चुनाव में अगर हम देखते हैं, तो वो कहीं भी खड़े, एक जगह वो सब आपको अगर पूरे उसमें दिखने को मिलता है, तो आप एक नाम झाँकते हैं, इमरान मसूद। इसलिए नहीं कि वो कांग्रेस का बहुत लोकप्रिय नेता है, इसलिए कि उसकी हार्डन्ड छवि है। उसकी छवि एक घोर सांप्रदायिक अपने नेता के तौर पर है, जो मोदी को गाली देने के नाम से चर्चा में है। और जबकि उनके जो पारिवारिक, जो एक खानदानी मसूद परिवार के जो उनके चाचा रशीद मसूद को जब हम लोग देखते थे, तो वो एक बड़ा स्टॉलवर्ट लीडर थे और उसके साथ तमाम जातियां जुड़ी थी। लेकिन जिस तरह की भाषा, जिस तरह का वो इमरान मसूद का एक उसने अपना ऑरा बनाया है, उसमें वो कहीं भी समावेशी नहीं है। वो व्यक्तित्व तो समावेशी नहीं है, या जिस पॉलिटिकल हम एजेंडे की बात करते हैं वो नहीं है। इसीलिए उनके सलाहकार मैं अब भी कहूंगा, क्योंकि ये जरूरी नहीं कि भाई सोनिया गांधी या राहुल गांधी को हर जगह का पता हो। ये मैं भी नहीं मानता कि हर राजनेता के लिए जरूरी नहीं है कि वो सब जानता हो। उसका होमवर्क लेकिन बेहतर होना चाहिए, और उसके जो सलाहकार है उसको उनको चूज करना चाहिए कि वो बेहतर हो। वेस्टर्न यूपी की किसी भी सीट पर वो लड़ते हुए नहीं दिख रहे हैं। अगर वो लड़ते हुए दिखते हैं, तो उनके लिए उनको सांप्रदायिकता का सहारा लेना होता। मतलब ये कांग्रेस की बड़ी दयनीय स्थिति की बात हम कर सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी तमाम दलों में से सिर्फ ये दो दल आपको ऐसे लगते हैं जो यूपी के फोरम में हम देखते हैं, जो जब जातीय समीकरण तोड़ते हैं तब वो जीतते हैं। यानी जातीय और धर्म के समीकरण आपको तोड़ने होंगे, तब आप जीतते हैं। लेकिन कांग्रेस इस समय ये समझने में नाकाम हो रही है कि वेस्टर्न यूपी की वो चाबी कहां है। क्योंकि आप जो स्पेस उसका है वो समाजवादी पार्टी ले चुकी, और जो उसके उसके वोट बैंक को हम दो हिस्सों में टूटते हुए देखते हैं। जो ब्राह्मण्स हैं वो आपके बीजेपी की तरफ शिफ्ट करते हैं सारे। अगर हम आपको मुस्लिम्स देखते हैं, तो वो समाजवादी पार्टी की तरफ शिफ्ट करते हैं, और दलित बहुजन समाजवादी पार्टी की तरफ चले, बहुजन समाज पार्टी की तरफ। तो यानी आपके पास अपना कहने के लिए कुछ नहीं, क्योंकि आप अगर 2 रुपया लाएंगे, तो भी 100 रुपए के इन्वेस्टमेंट की बात की जा सकती है कि 98 रुपया आप कहीं से इकट्ठा करेंगे। यहाँ उनके पास 100 रुपए में से 2 पैसे भी नहीं है। यानी उनको जिस जातीय और धार्मिक गट उसको तोड़ना है, उसकी बजाय आप उसमें घुसते हुए जा रहे हैं। आप कोशिश कर रहे हैं कि आप एक जाति को अपना बेस बना के आगे बढ़ सकें, जो इस समय उनको लगता है कि जाट राजनीति में। लेकिन उनको ये मालूम नहीं कि, मतलब मैं नहीं समझ पा रहा हूं उनके सलाहकार किस तरह से होंगे कि अगर आप जाट राजनीति के, तो उनके पास अपने पास पहले से हैं, उनके पास अजीत सिंह पहले से हैं, जो एक खानदानी रवादारी लिए हुए घूम रहे हैं। और उसके बाद राकेश टिकैत, जो आंसुओं से खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं। तो आंसू आंसू बहुत दिन तक नहीं रहते हैं, है ना। और मुझे लगता नहीं कि इससे कांग्रेस को यहाँ कोई वेस्टर्न यूपी में, मैं नहीं मानता हूँ। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी उनकी किसी भी सीट पर वो इस हालात में जमानत बचाने की स्थिति में खड़े होंगे। नहीं, मुझे नहीं लगता। राकेश टिकैत के भी हम लोगों ने बयान देखे हैं, दूसरे नेताओं के भी देखे हैं। इधर हरियाणा के कम से कम दो लोगों के बयान मैंने देखे हैं, एक दीपेंद्र हुड्डा और एक रणदीप सिंह सुरजेवाला। और दोनों ने ये कहा
कि साहब अगर हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर सरकार गिर जाए तो केंद्र सरकार जो है वो किसानों की मांगे मानने के लिए मजबूर हो जाएगी। मुझे नहीं पता कि उनकी उनका ये विश्वास कहाँ से आ रहा है, और क्या उनका टारगेट दुष्यंत चौटाला की पार्टी समर्थन किसी तरीके से वापस ले ले और कम से कम बीजेपी की एक सरकार शहीद हो जाए। क्या उनका टारगेट कुल मिलाकर के यही है क्या इस आंदोलन का? और पिछले दिनों जिस तरीके से गुरनाम सिंह चढ़ूनी को लेकर के और रणदीप सुरजेवाला की उनके कैंप में किसी मीटिंग की और कुछ लेन देन की बात बहुत तेज गति से सोशल मीडिया पर चली थी, उसके मद्देनजर भी जब हम इन दोनों बयानों को देखते हैं, दीपेंद्र हुड्डा और रणदीप सुरजेवाला के, तो ऐसा नहीं लगता है कि ये किसान आंदोलन कम और कुछ सियासी साजिश नुमा आंदोलन कुछ ज्यादा बनता जा रहा है? सबके अपने अपने कुछ ऐसे गोल हैं जो करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, इसको किसान आंदोलन के तौर पर मैंने कभी बहुत बढ़ते हुए नहीं देखा। शुरुआत में जिस तरह से इसको कुछ इंग्लिश मीडिया के खास एजेंडे वाले जर्नलिस्ट या एक खास यूट्यूबर्स जिनको हम लोग मतलब उस तरह से देखते हैं कि वो एक एजेंडे में हैं, उनको जर्नलिज़्म का बहुत ज़्यादा कोई राब्ता नहीं है। हालाँकि ये उनका राइट है, मैं फिर बार-बार एक बात चीज़ कहता हूँ कि हम लोग अपना एनालिसिस अपने आधार पे करते हैं, वो अपना एक करते होंगे। मुझे नहीं लगता कि ये कभी भी किसान आंदोलन के तौर पे एस्टेब्लिश था। ये एक पर्टिकुलर खास मतलब जो लोग थे उनके हिसाब से आया हुआ आंदोलन था। और अगर आप उसको हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो मैं पहले भी मैं कह चुका कि भूपेंद्र हुड्डा इस बार ये मान के चल रहे थे कि चूँकि और उनके पीछे कोई आधार नहीं है। आपको मैं फिर ये बता दूँ मैंने पूरा हरियाणा यहीं से शुरू करके गुड़गाँव से लेके रेवाड़ी से लेके तमाम जगह होते हुए मैं महेंद्रगढ़ से लेके हिसार इधर-उधर तमाम जगह चुनाव के दौरान घूमा। तो उनका आधार ये नहीं था कि वो बहुत बड़ा अल्टरनेट पेश कर रहे हैं या उन्होंने बीजेपी की कोई बहुत बड़ी गलती निकाल दी। उनके पास उस वक़्त भी सिर्फ़ जो खट्टर है, उसकी जो छवि है, जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, वो चूँकि आम जनता के साथ बहुत राबता आपको नहीं दिखेगा और जिस तरह के एक जननेता की हम बात करते हैं, उस मतलब जिस तरह की एक आदत हरियाणा को है। हरियाणा चूँकि हरियाणा मुझे ये कहने में कोई हिचक नहीं है कि हरियाणा में नेताओं के साथ जनता का संवाद बहुत ही सीधा है, बहुत गहरा संवाद होता है और ये बहुत अच्छी बात होती है क्योंकि वो लोग सीधा सवाल करते हैं। लेकिन मनोहर लाल खट्टर उस राजनीति में फिट नहीं होते हैं, पहली बात। दूसरा क्या कि आप जिस भजनलाल की पॉलिटिक्स ने भजनलाल ने जिस पॉलिटिक्स को खड़ा करके देवीलाल के सामने मतलब देवीलाल जैसे बड़े किसान नेता के सामने अपने आप को एस्टेब्लिश किया था, उस राजनीति को वो आगे आते हुए और उसके बाद पार्टी के हाई कमान से वो लोग लीडर बनते हैं और मुख्यमंत्री बनते हैं। तो उनको लग रहा था कि ये जो है मनोहर लाल खट्टर को लेकर जो आम हरियाणवी का एक मतलब डी-अटैचमेंट है, मैं ये कहूँगा कि नफ़रत होती तो वो हार जाते। मतलब उनका कोई मतलब इस तरह से क्लैरिटी नहीं थी और वहाँ मोदी का फैक्टर काम कर रहा था। तो हमको लगता है कि उस पर उन्होंने बहुत उम्मीदें बाँध दी थी। लेकिन इलेक्शन फिर उसी तरह से हो गया कि गैर जाट प्लस जाट की जो राजनीति वहाँ होती है गैर जाट और जाट की उसमें मनोहर लाल खट्टर फिर वापस आ गए। लेकिन इस बार ये बैलेंस इतना कमज़ोर था कि उसमें उनको जजापा की मदद लेनी पड़ी। दुष्यंत चौटाला एक नए पावर ब्रोकर के तौर पर आए और दुष्यंत चौटाला के जो समर्थक थे, वो थे जो मनोहर लाल खट्टर को हराने के ज़्यादा आकांक्षी थे। मतलब वो भूपेंद्र हुड्डा से भी ज्यादा ताकत के साथ उनको हराना चाहते थे लेकिन समीकरण ऐसे बने दोनों बन गए तो आप समझ रहे हैं कि नेताओं में समीकरण बना लेकिन उनका जो कार्यकर्ता है वो एक दूसरे के साथ जेल नहीं कर पाया ये मजबूरी होती है किसी भी कास्ट पॉलिटिक्स की वो मैं आपको बता जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे मैंने कहा था कि उसकी मजबूरी होती है कि नेता जब कहता है कि इस समय रात है दोपहर में भी तो उसके समर्थकों की मजबूरी होती है कि आंखें सब होते हुए भी उनको कहना पड़ता है कि इसमें तारे भी चमक रहे हैं तो वो मजबूरी में ये कह रहे हैं लेकिन वो तोड़ते ही भागने और इस बात को कांग्रेस समझ रही है कांग्रेस का प्रेशर ये है चूंकि उन दोनों के आपने जिन दोनों महानुभावों का नाम लिया वो दोनों की अपनी भी कोई पहचान नहीं वो एक परिवार की विरासत है और परिवार की विरासत में फिर हमको माइक्रो में जाना होगा तो जाति की राजनीति है
वो जातिगत राजनीति के चेहरे हैं। इससे ज़्यादा उनको मतलब उनके पास और कुछ नहीं होता, जातीय समीकरण में है और वो एक तीसरी पीढ़ी में है, दूसरे भी तीसरी पीढ़ी में पहुँच रहे हैं कि साहब हमारे पास ये पकड़ है, वरना मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस या किसी भी पार्टी को इस बात में कोई हिचक होगी कि अब वो इसको अपने समर्थित आंदोलन कहें। और मुझे लगता है कि ये कोई गलत बात भी नहीं, अगर उनको लगता है कि वो इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, तो राजनीति ऐसी ही होती है, वो अपना फ़ायदा उठाएँगे। मुझे लगता है कि हरियाणा में भी आप देखेंगे कि काफ़ी पंचायतें कर रही हैं। आपने देखा होगा रोहतक हुई फिर इधर जींद हुई, फिर आप इधर भी देख रहे हैं, तो वो भी खाप पंचायतें यानी उस राजनीति को भी आप जातिगत राजनीति से जोड़ेंगे। हम सिर्फ एनालिसिस के तौर पे कर रहे हैं, मैं बार-बार एक बात साफ कर देना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे बहुत से दर्शक हैं और उसमें मैं जानता हूँ कि जो मेरे इलाके के लोग हैं, उनमें जाट भी बहुत सारे लोग हैं। तो हम किसी कास्ट पे नहीं कह रहे, हम सिर्फ इसकी पॉलिटिकल एनालिसिस कर रहे हैं, हम इसकी एनाटॉमी चेक कर रहे हैं। तो उसमें मेरा ये कहना है कि ये पूरी तरह से जो रणवीर हुड्डा मतलब ये अपने हुड्डा और उनके जो सहयोगी हैं अपने रणदीप जी, सुरजेवाला जी जो अंदर आप और मैं भी जानते हैं कि वो उनका किस तरह का रिश्ता है और उनको भी मालूम है। सबको मालूम है उनके समर्थकों को भी। तो वो इस समय एक जब कभी भी वॉर में आप हार रहे होते हैं, तो भी आपकी वार क्राई होती है, यानी जीतने के नारे आपको लगाने ही होते हैं। तो वो लगा रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि इसमें भी बहुत ज़्यादा वो गिरा पाने में कामयाब होंगे या नहीं। वो स्कोर सेटल करना चाहते हैं। वो दुष्यंत चौटाला के प्रतिबद्ध वोटरों को अपनी तरफ लाने के लिए एक लड़ाई है। इसके अलावा इसका बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल मुझे नहीं लगता कि इस वक़्त सरकार गिरा पाने में कोई कामयाब होंगे, क्योंकि आंदोलन सिंघू बॉर्डर से लेके टीकरी बॉर्डर तक आप देखेंगे कि वहाँ भी बहुत कम हो गया और जो जनता का भीड़ आपको दिखती है, वो पंजाब के लोगों की ज़्यादा है। जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पिछले सप्ताह सोमवार, मंगलवार और बुधवार 3 दिन 3 लगातार उद्बोधन, 2 राज्यसभा में, 1 लोकसभा में। और करीब करीब प्रधानमंत्री का जो अंदाज है बोलने का, चीजों को रखने का, वो चाहे श्रमजीवी, चाहे बुद्धिजीवी, चाहे परजीवी, चाहे आंदोलन जीवी। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि चौधरी साहब ने 1971 में जो कहा था कि जो छोटे किसान हैं, 4 एकड़ से कम जोत वाले जो किसान हैं, उनकी संख्या 68% है। उन्होंने कहा कि अब ये बढ़कर के 86 86% हो हो गई है, चल जिसमें लघु और सीमांत किसानों को भी अगर हम जोड़ लें तो। यानी ये आंदोलनकारी जो यहाँ बैठे हुए हैं, ये अमीर किसानों का, व्यापारियों का, आड़तियों का आयोजन है। किसान आंदोलन भी कहना मुनासिब नहीं होगा। तो प्रधानमंत्री के जो 3 भाषण थे, क्या उसके बाद जो भीड़ कम हुई है, या लगातार पंचायतें करने के बावजूद, उन पंचायतों में जरूर लोग आ रहे हैं, लेकिन वो वहां से उठ करके दिल्ली के इन धरनों तक पहुंच रहे हों, ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। तो क्या छोटे किसानों ने अब इस सत्य को समझ लिया है, स्वीकार कर लिया है और इस आंदोलन से किनारा करना शुरू कर दिया है, ये मान लिया जाए? देखिए, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्राउंड पर अपने जो उनके अपने मैं उनके बहुत सारे जो उनके पार्टी के लोग हैं, उनको देखता हूँ और उनको देखता हूँ तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा ग्राउंड को समझने की कोशिश करते हैं क्योंकि जिस तरह की चीज़ें उन तक पहुँचती होंगी, वो कैसे एनालिसिस करते हैं ये अलग है। लेकिन उनका एनालिसिस ज़्यादा करीब अभी दिख रहा है। चूँकि हम लगातार जीतते हुए देख रहे हैं तो हमको ये कहना पड़ेगा। हमको लगता है कि उन्होंने ये ज़्यादा बेहतर तरीके से समझा अपने नेताओं के मुकाबले कि इस पूरे मूवमेंट को मास सपोर्ट नहीं है। और शुरुआत में जिस तरह का एक आवरण था जिसको हमने देखा मतलब हर किसी मूवमेंट को ये राइट है कि वो अपने लिए एक ऑरा तैयार करे और अपना एक वो जिस तरह से एजेंडा बनाना है उस तरह बनाए। तो इसने शुरू में 26 जनवरी तक उस चीज़ को बहुत हद तक मेंटेन रखा और जो एक मिडल क्लास का एक सहानुभूति जो इमोशनल अटैचमेंट वाला फैक्टर है उसको भी इन्होंने काफ़ी हद तक रखा। लेकिन 26 जनवरी का जो एक इंसिडेंट है जिसने हम लोग दिल्ली के अंदर जो हालात देखे और उसी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रुख भी मुझे लगता है कि सख्त हुआ।
काफ़ी सख्त हुआ उसके बाद और उन लोगों ने कहा कि शायद अब नहीं है। लेकिन ये जो संख्या कम होने के पीछे है, देखिए जो पंजाब में जो खबरें आई, पंजाब में जिस तरह से कांग्रेस ने वो जो स्थानीय चुनाव थे, उसमें उनके कुछ लोगों ने जीत हासिल की अच्छे से और उन्होंने कहा कि अकाली दल और उसका सफाया हो गया बीजेपी का। तो बीजेपी पंजाब में बहुत बड़ी ताकत के तौर पर कभी भी नहीं थी। वहाँ इतनी बड़ी ताकत वो कभी नहीं थी, वो अकाली दल का जो है एक सहयोगी पार्टनर के तौर पर वहाँ खड़ी होती थी और उस सब में बिल्कुल। अगर अगर मैं उसको राजनीतिक तौर पर देखने की कोशिश करूँ तो ये भीड़ जो यहाँ से कम हुई, वो पंजाब की तरफ कम हुई क्योंकि जो गाज़ीपुर बॉर्डर्स पर भीड़ थी, वो अगर आप उस समय भी देखते थे सॉरी, तो आपने देखा होगा 26 जनवरी से पहले भी वहाँ बहुत भीड़ नहीं थी। बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी और वो लोग तराई के इलाके के जो यूपी और उत्तराखंड के बीच के बॉर्डर पर जो सिख कम्युनिटी के किसान हैं, वो ज़्यादा थे और वीएम सिंह जो अपने समर्थकों के साथ थे और इसके अलावा जो नीचे टिकैत थे, उनके पास बहुत कम लोग थे। तो अगर वहाँ 26 के बाद उनके आँसुओं से जो वो जिन लोगों को वो कैटलिस्ट के तौर पर लगा या एक जो हम कहें कि उसने गतिविधि तेज कर दी, तो वो सिर्फ उनको दिया गया समर्थन था, वो समर्थन आंदोलन का समर्थन नहीं माना जा सकता, अगर हम उसको बहुत सही तरीके से देखने की कोशिश करें। वो समर्थन टिकैत को दिया गया, उनकी बिरादरी का समर्थन था, तो वो बहुत देर खत्म हो गया, उन्होंने देखा टिकैत एक नेता के तौर पे एस्टेब्लिश हो गए, वो बाकायदा जाके अलग-अलग जगह और वो अब काफ़ी बड़े भाषण देते हैं, मुझे लगता है कई बार कि वो उस अपनी प्रसिद्धि का मजा ले रहे हैं, जो अक्सर इस तरह के आंदोलनों से कुछ लोगों को मिलती है और वो कुछ दिन तक रहती है, अगर आप उसको जनता के साथ कनेक्ट नहीं कर पाते। आपको मिल गई किस्मत से लेकिन आपको उसको सस्टेन रखना था, तो मुझे लगता नहीं कि वो उसमें बहुत कामयाब होंगे क्योंकि हम लगातार उनको देखते रहे हैं और उनकी राजनैतिक यात्रा भी आपको मालूम है ज़मानत जब्त होने से ही होती है। उसमें लिखा जाता है, तो इसलिए वो उसका बहुत ज़्यादा वो नहीं। रही बात पंजाब की और उसमें तो मुझे लगता है कि वहाँ के किसानों को इस बात की तरह लग रहा होगा कि हमको अब ये लड़ाई और जो साफ तौर पर लगता भी है कि ये लड़ाई अब पॉलिटिकल लड़ाई के तौर पर लड़नी पड़ेगी। आपको एक समीकरण साधना होगा। आपने अगर अपने आप को चूज़ किया कि मुझे प्राइम मिनिस्टर या दिल्ली से कुछ नहीं मिला, तो मुझे दिल्ली को कुछ देना भी नहीं है, जो राजनीतिक तौर पर है। तो अगर हम उसके नतीजे कुछ भी देखें और मुझे लगता नहीं है कि अकाली को शायद अभी मैं उसके रिजल्ट में आपको ईमानदारी से कहूँगा कि मैंने अभी नहीं देखे हैं पूरे रिजल्ट क्या हैं, क्योंकि अभी छोटे-छोटे टुकड़ों में आ रहे हैं। हम कल तक उसको एनालिसिस कर पाएँगे कि वो क्या रहा। लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस अगर उसको भुना पा रही है, तो वो उस गुस्से को है वो लोग मुझे लग रहा है कि अब पॉलिटिकली ज़्यादा जवाब देंगे और मुझे लगता है जो बेहतर तरीका भी है। तो इसीलिए वो अब यहाँ धरने पर नहीं आना चाहते क्योंकि मैं उन लोगों की तरफ भी शायद उनका इंटरेक्शन होता होगा, हम लोग 2.5 घंटे में अपने घर आ रहे हैं। जो 20-40 मिनट का रास्ता है, 30 मिनट का, रोज़ 2.5 घंटे में घर आना कैसा लगता होगा उस पर कोई नहीं है। तो मुझे लगता है वो भी वापस गए होंगे और यहाँ जो 2.5 घंटे में लौट रहे हैं, इनके भी अपने वोट होंगे। मतलब हम लोगों के भी जो लाखों लोग वोट हाँ, है, नहीं, उनके उनका भी रिएक्शन आना ही आना है। उनका भी रिएक्शंस आना है, तो मुझे लगता है कि इस भीड़ के पीछे जाने के पीछे दोनों के अलग-अलग रीज़न हैं। वो आपने देख लिया कि गाज़ीपुर का रीज़न क्या है और सिंघू और उससे वापस लौटने के पीछे भी रीज़न यही है। क्योंकि उन्होंने ये मान लिया कि प्रधानमंत्री साफ तौर पर इस मरहले को, इस मामले को आगे ले जा चुके हैं और उन्होंने क्लियर कर दिया कि अब वो इसमें कुछ भी देने वाले नहीं हैं। जी। जयंत चौधरी हों, प्रियंका वाड्रा हों, चाहे राहुल गांधी हों, दीपेंद्र हुड्डा हो, आपके रणदीप सुरजेवाला हों, अभय चौटाला से लेकर के दुष्यंत चौटाला, जितने भी चेहरे हम देख रहे हैं, जिनका अलग अलग पॉकेट में थोड़ा थोड़ा असर है कांग्रेस को छोड़ करके। अ, राकेश टिकैत की राजनीतिक इच्छाएं रही हैं, ये तो हम देख चुके हैं 2007 में भी और 2014 में भी। चौला लेकिन दोनों ही बार उनको जमानत गंवानी पड़ी थी। अब ये आंदोलन, आंसू, अब खाप पंचायतों का उनको न्योता, वहां लंबे लंबे भाषण, इससे कोई स्थिति बदलेगी क्या राकेश टिकैत की? और जितनी पंचायतें अब ये पॉलिटिकल पार्टियों की शुरू हो गई हैं, इनको कोई फायदा होगा क्या इसका? देखिए, मुझे लगता है कि राकेश टिकैत अभी अपने उस मैंने जो अभी कहा कि अपने उसका फ़ाय वो ले रहे हैं और अब उसका
उनको आनंद लेना चाहिए, मुझे लगता है लेना भी चाहिए, आखिर वो बड़े फ़ेमस भी हो गए हैं। लोग आखिर देखेंगे आप उनका स्टाइल है, वो अपने आप के एक बड़े एस्टेब्लिश लीडर की तरह पेश कर रहे हैं और ये भी कर रहे हैं कि जो राजनीति को दिखाना भी चाहते हैं और मुझे लगता है कि वो परिपक्वता है या नहीं क्योंकि उनकी राजनीति में जो उनके बहुत करीब रहे, हमने देखा वीरेंद्र सिंह जी ने कहा कि बाल हट में हैं, तो वो उनका जो एक आपने देखा होगा कि मंच भी वही है, हमारे पंच भी वही हैं, यानी वो सैचुरेशन को उनको सैचुरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ से आवाज़ें आ रही है। इस बहुत बड़े उसमें उनके घूम आप उनका देखिए इसको हमको 2 चीज़ें देखनी होंगी बहुत गौर से जो लोग बिना किसी इस तरह से देखें। हरियाणा और राजस्थान और आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये वो इलाके हैं जो लाइन से हम देखते हैं, जो जाट राजनीति की स्ट्रॉन्ग बेस पे जिनमें हम लोगों को बेस दिखता है। लेकिन आपने क्या कभी किसी राजस्थान के नेता को वेस्टर्न यूपी में कभी जीतते हुए देखा है क्या? कभी ऐसा हुआ हाँ, है कि यहाँ के हैं? और कभी कि प्रचार के लिए भी नहीं आते हैं। नहीं, अब आप आ जाते हैं हरियाणा पे। हरियाणा के लीडरशिप में आपने देखा होगा हमने लगातार देखा कि देवीलाल परिवार ने लगातार कोशिश की। एक बार नहीं, कई बार कोशिशें की कि वो वेस्टर्न यूपी के इन जिलों में जाट वोट को अपना बना सकें। इसके लिए बहुत संसाधन खर्च किए गए, बहुत तोड़-फोड़ कराई गई और एक बार आपको याद होगा जो जाटों में बहुत ताकतवर आरएलडी के लीडरशिप के तौर पे भी हरिंदर मलिक को उन्होंने इंचार्ज बनाकर अध्यक्ष बना के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पूरा चुनाव लड़ाया था। लेकिन कहीं भी बिल्कुल। जमानत जमानत तो बड़ी चीज़ होती है, गिनने के लायक वोट भी नहीं मिल पाए। उसी तरह से आपने देखा होगा चौधरी चरण सिंह इतने ताकतवर नेता देश के प्रधानमंत्री बने और हमारे हिस्से का गौरव भी रहे। उन्होंने हरियाणा में जितनी बार इनरोड करने की कोशिश की, वो बुरी तरह मुँह खाकर लौटे। मतलब बिल्कुल। गायत्री देवी को हारना पड़ा तो इसीलिए आप इसको 3 हिस्सों में जो मैंने कहा, तो इसीलिए अब एक चीज़ हो गई कि टिकैत राकेश टिकैत का कोई मतलब हरियाणा में राजस्थान में नहीं हो सकता, ज़ीरो है, कोई मतलब नहीं। इसीलिए वहाँ वो पंचायतों में 50 भाषण दे, आप उनको 25 बार बुलाए, वोट का कोई मतलब नहीं होगा। रही बात हरियाणा की, वो कम से कम मुझे नहीं लगता कि वो भी चरण सिंह जैसे स्टॉलवर्ट हैं या इतने बड़े नेता हैं कि उनको हाँ, कोई वहाँ सीट सीट दे देगा या सीट जीता देगा। रही बात मुज़फ्फरनगर और उस इलाके में, मुज़फ्फरनगर उनको बहुत बार उनको जवाब दे चुका। उनके जो हमारे हमारे खुद के जो आदरणीय किसान नेता हैं, महेंद्र सिंह टिकैत जी, उनको भी जवाब दे चुका कि जब उन्होंने अपने बहुत ही करीबी और कहा भाई राम के नाम पे भी दो, आत्मा पे वोट दो, सब चीज़ें उन्होंने कही लेकिन हर बार उनकी ज़मानतें जब्त कराते रहे, जिनको वो चूज़ करते रहे। तो इसीलिए मेरा मानना है कि हमको जाट पॉलिटिक्स में एक और अच्छी बात जो देखने को मिलती है जब आप उसको स्टडी करते हैं कि वो राजनीति को और इस जातीय समीकरण को दोनों को अच्छे से समझते हैं और अपने नेता को वो जानते हैं कि हमको मंच पे किसके लिए समर्थन देना है और हमको पंच किसको चुनना है वो बड़े आराम से जानते हैं मंच और पंच का अंतर कम से कम मेरे इलाके के चौधरी अच्छे से जानते हैं तो वो मैं मानता हूं तो इसीलिए टिकैत को इससे कुछ हासिल होगा मुझे शक है ये इनको कुछ दिन घूमने को मिलेगा ये 2019 का जो अभी 2022 का जो हम विधानसभा चुनाव देखेंगे यूपी का उस वक्त इनके लिए बहुत अच्छे-अच्छे अखबारों में लेख आएँगे जिसमें ये बहुत मुझे लगता है बहुत बड़े-बड़े इनके दावे होंगे जिसमें ये कहेंगे कि वो सरकार अगर नहीं मानी तो हम उसको ठीक कर देंगे, लेकिन जनता अंततः इनकी तरफ नहीं होगी। मुझे ये पूरा मैं इनके न भाषण में देख सकता हूँ कि क्या-क्या होंगे उस समय लिखे हुए। बहुत ही स्पष्ट तरीके से धीरेन्द्र पुंडीर जी ने यहाँ की पूरी जितनी भी तीनों राज्यों की जाट राजनीति है, उसका विश्लेषण कर दिया है। हमारे दर्शकों को ज़रूर आनंद आया होगा धीरेन्द्र भाई। आप जुड़े जी, और आपने समय दिया चैनल के लिए। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू शुक्रिया, सो मच। शुक्रिया। नमस्कार।